वेलकम मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल जिसका नाम मैथमेटिक्स विद राज है में स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th का जो आपका सिलेबस के हिसाब से मैं एक एक चीज सब कुछ बता रहा हूँ, उसी की एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको अभी तक क्या क्या बता चुका हूँ वो जरा देखने की बात है कि मैं आपको अभी बता चुका हूँ। ये है नंबर सिस्टम पहली यूनिट। इसका मैं आपको ये जो नंबर सिस्टम का रियल नंबर्स का यूनिट है, चैप्टर है, इसको मैं 5 वीडियो बना चुका हूं और इस 5 वीडियो में ये पूरा चैप्टर आपका कवर होगा। एक एक चीज जीरो लेवल से एकदम पूरा A to Z सब कुछ बताया कि यदि आप 5 वीडियो देख लेंगे तो ये आपका 6 नंबर पक्का है। ये हर वीडियो लगभग 20 मिनट के आसपास होगी। आप देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे और आपको पूरा चीज समझ में आएगा। तो इसमें ये जो है 6 नंबर कंप्लीट है। अगला वीडियो जो मैं डाला हूँ यूनिट 2 के डाला हूँ अलजेब्रा का है, जो 20 नंबर के बहुत महत्वपूर्ण यूनिट है। देख रहे हैं आप इसे, तो उसका ये अलजेब्रा का यूनिट है, उसके पॉलिनोमियल्स वाला ये चैप्टर है। ये जो मैं 3 वीडियो में मैं ऐसा वीडियो डाला हूँ 3 वीडियो कि आप देखते ही एकदम आपको लगेगा कि हाँ आज तक हमने ऐसा चीज पढ़ा नहीं है। तो 3 वीडियो में पूरा पॉलिनोमियल्स बहुपद या उससे संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है सब 3 वीडियो में आपके किताब के चैप्टर के क्वेश्चन भी करा दिए गए हैं। तो यदि आप ये 3 वीडियो देख लेंगे, करीब 25-30 मिनट के आसपास वीडियो हर वीडियो होता है मेरा, तो उसमें देखेंगे तो ये आपको पॉलिनोमियल्स के एक एक चीज क्लियर हो जाएगा और फिर आपको यहाँ से जो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है वो भी 100% निश्चित रूप से आपको बन जाएगा, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी मैं आज जो वीडियो बनाऊंगा वो यूनिट 2 का ये जो टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, इनटू वेरिएबल, 2 चरों वाले रेखीय समीकरण का जो युग्म का है, युग्म पेयर में होंगे, तो इसको इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज है, ये कौन सी नई वाला है, ये जरा देखिए। ये सब आपके लिए बहुत ही आसान लगेगा, एकदम खिलवाड़ लगेगा। बस 4 से 5 वीडियो, अधिक से अधिक 4 से 5 वीडियो मैं इसमें डालूंगा। तो ये जो पहला वीडियो होगा, पूरा मेरा पहला वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि मैं पहले वीडियो में उस चैप्टर को लगभग 50% खत्म कर देता हूँ। 50% का मतलब ये मैं क्वेश्चन तो बहुत कम लेता हूँ आपकी बुक का, लेकिन कॉन्सेप्ट मेरा पहले वीडियो में सब कुछ हो जाता है पूरे टॉपिक से रिलेटेड ऑलमोस्ट। तो ये 50% कॉन्सेप्ट ही है। मैथ में कॉन्सेप्ट ही, अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो हर चीज समझ आएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा ये वीडियो जरूर पहला देखिए, पहला वीडियो हर टॉपिक का अच्छे ध्यान से देखिए, क्योंकि वहां पर ही सब कुछ मैं डाल के रखता हूँ। तो इसको चलिए चलता हूँ, इसको लेता हूँ और ध्यान से देखिएगा। मैं बोल रहा हूँ कि 4-5 वीडियो इस पर आएंगे और फिर आपकी पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं। ये है पहला कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या चीज है, कौन सी नई वाला है, और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्यामिति मतलब क्या होता है, यानी 2 चरों वाले रेखीय समीकरण का कॉन्सेप्ट और उनका ज्यामिति अर्थ क्या होता है, ये हम देखेंगे। तो हम अभी बिना बुक के कुछ लिए मैं आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो देता हूँ। तो चलिए थोड़ी देर के लिए, अच्छा आप लोग समीकरण का मतलब समझते हैं? समीकरण क्या चीज है, समीकरण किसे कहते हैं? यदि आपसे कोई पूछेगा कि भाई समीकरण तरह तरह के, एक चर का रेखीय समीकरण, द्विघाती समीकरण, रेखीय समीकरण, 2 चरों का समीकरण, तो ये कितने थे, 3 चरों का समीकरण, त्रिघाती समीकरण, क्यूबिक इक्वेशन, क्या क्या आपने सुना है। तो समीकरण क्या है, तो चलिए मैं थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को ले लेता हूँ 2 से 3 मिनट, तो आपको मजा भी आएगा कि आप पढ़ते क्या हैं। क्योंकि मैंने बोला ना कि जब किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है आपको पढ़ने में भी मजा आता है, चीजें भी एकदम सरल समझ में आती है। और एक बार समय जरूर लगता है, लेकिन एक ही बार आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाती हैं, आपको दोबारा उसको कभी पढ़ना नहीं पड़ता, आपकी परीक्षा में पूरे मार्क्स लिखे जाता है। तो चलिए लेते हैं। सबसे पहले तो हम चलते हैं कि जैसे ये 2 चरों का रेखीय समीकरण है, तो समीकरण कहाँ से आया, पहले व्यंजक या बहुपद। व्यंजक का बहुपद, थोड़ा सा दोनों में अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो थोड़ा सा अंतर है, वो मैं बहुपद वाले चैप्टर में बता चुका हूँ। तो ये जरा देखिए, इसको आप अभी व्यंजक भी बोल सकते हैं, बहुपद भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये बहुपद है। ये वैसी कहानी जैसे हर लड़का एक इंसान है, हर लड़की भी एक इंसान है, पर हर इंसान जो है तो लड़का नहीं है, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। ऐसे हर व्यंजक एक बहुपद है, पर हर बहुपद एक व्यंजक नहीं होता है। ये जो है एक बहुपद है, इसलिए व्यंजक भी है। हर बहुपद एक हर व्यंजक बहुपद नहीं होता है, पर हर बहुपद एक व्यंजक होता है। तो ये बहुपद है इसलिए व्यंजक भी है। तो इसको बहुपद क्यों बोले, आप समझिए इसको बहुपद क्यों बोले, क्योंकि इसमें 2 पद हैं। बहुत पद, एक से जब ज्यादा चीज हो जाती है तो एक पद ये है, ये वाला पद है, और दूसरा पद ये है, तो इसलिए इसको बहुपद बोल दिए। तो पहली चीज तो आपको समझ में आ गई कि बहुपद क्यों बोलते हैं। ऐसे ये हो गया, ऐसे ये 2x - 3y और +1 जो है, ये भी एक व्यंजक है, बहुपद है। बेसिकली बहुपद है, हर बहुपद व्यंजक होता है, पर जैसा मैंने बोला कि हर व्यंजक बहुपद नहीं होता है। तो ये बहुपद है तो व्यंजक भी है। तो ये दोनों अभी हम मान सकते हैं कि व्यंजक हैं, बहुपद है इसलिए व्यंजक होंगे ही होंगे।
तो ये तो बहुपद हो गए। आप जरा इन बहुपद तो कितने तरह के हम बहुपद लिख देंगे, तो सब बहुपद होंगे तो हम कैसे जाने कौन बहुपद क्या है। उसका नामनक्लेचर, नामकरण ऐसा होना चाहिए कि हमारे सामने कोई नाम ले तो स्पष्ट चीजें तस्वीर सामने आ जाए कि क्या है। तो ये बहुपद है, लेकिन ये एक चर राशि का बहुपद है। तो एक चर राशि वाला बहुपद, ठीक। आइए दो चर राशि वाला, दो चर राशि। अब एक चीज और है, एक चर राशि का ये भी बहुपद है और एक ही चर राशि का ये भी बहुपद। जरा देखिए, ये भी एक ही चर राशि का बहुपद है, लेकिन फिर जब एक चर राशि का बहुपद बोलेंगे तो कोई ये भी सोच सकता है, कोई ये भी सोच सकता है, कुछ भी सोच सकता है। तो इस प्रकार आपको समझना होगा कि नहीं, अभी भी कुछ बात है। ये भी एक ही चर राशि, इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स ही है। तो एक चर राशि का बहुपद ये भी बहुपद, क्योंकि दो पद इसमें भी है, दो पद इसमें एक से ज्यादा, तो बहुपद। तो अब ये जो है, तो दोनों में कैसे अंतर करेंगे कि ये एक घात का बहुपद है। एक घात, एक चर राशि का एक घाती बहुपद या रेखी बहुपद। एक घाती जब होता है तो उसी को शब्द को रेखी बोलते हैं, लीनियर। ये लीनियर, ये अभी एक चर राशि का रेखी बहुपद हो गया और ये एक चर राशि का द्विघाती बहुपद हो गया। ये अंतर है दोनों में। तो अभी आप बहुपद समझें, फिर एक चर राशि आई, यहाँ भी एक चर राशि थी यहाँ भी, लेकिन ये दोनों में अंतर है। ये दो घात का है तो इसलिए एक घाती बहुपद या एक रेखी बहुपद का थी। ऐसे ये है दो चर राशि का है और जो चर राशि है उसमें घात एक ही है, एक से ज्यादा नहीं है, इसलिए इसको भी रेखी कहते हैं। इसमें भी द्विघाती तीन घाती, इसमें भी द्विघाती तीन घाती आते हैं, तो उनका भी हम जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन दो चर राशियों का रेखी बहुपद जो शब्द आता है आपकी सिलेबस में, ये लिखा है कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, दो चर राशियों का रेखी बहुपद का क्या मतलब है, वो आपके कॉन्सेप्ट समझ में आया कि हाँ ये क्या है, दो चर राशियों वाले देखिए बहुत मतलब क्या है। तो ये अभी आपको बहुपद समझ में आया है भाई मेरे, अभी समीकरण नहीं समझ में आया है। तो जब यहाँ पर हमने बताया ये रेखी बहुपद था, अब इसी को हम किसी चीज के बराबर कर दें। यदि ये चीज जो है ये हम किसी चीज के बराबर कर दें, इसी चीज को मान लीजिए इसको हम 0 के बराबर कर दें, 2 के बराबर कर दें, किसी के बराबर कर दें, 0 के बराबर, जिसकी इच्छा उसके बराबर कर दें, तो अब फिर ये बराबरीकरण हो गया। जो इधर था उसी की वैल्यू इधर आ गई। ये बराबरीकरण या समान समीकरण इसीलिए बोलते हैं इसको कि समान कर दिया गया। समान करना, समीकरण मतलब समान करना। इसीलिए अब ये जो रेखी दो चरों का रेखी बहुपद था, वो दो चरों का रेखी समीकरण बदल गया। ये देखिए, अभी आपको मजा आया होगा कि अरे हाँ यार, ये तो अभी तक हम जानते नहीं थे कि बहुपद क्या होता है, और फिर एक चर का बहुपद क्या होता था, फिर रेखी बहुपद क्या होता था, फिर दो चर राशि का बहुपद क्या होता है, दो चर राशि रेखी बहुपद क्या होता है। वो तो आप समझे ही, पर अब आप समझ गए कि हाँ यार, ये चीजें एक दूसरे से सब लिंक है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अब आप वहां तक जानते हैं कि दो चरों का रेखी समीकरण क्या होता है। तो समीकरण का मतलब है समान बनाना, दोनों ये जो कोई बहुपद दिया है उसको किसी चीज के समान कर देना। तो ये समान यानी इक्वल कर देना है, इक्वल कर देना। इसीलिए जब इक्वल कर दिए तो इसी को रहता है इक्वेशन। तो अब आपके ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। जो मैंने ये शब्द कॉन्सेप्ट लिखा आपकी परीक्षा या सिलेबस में, ये शब्द नहीं लिखा, ये मैं अपने से लिखा हूँ कि आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ में आया कि है क्या चीज। ऐसे इसको किसी के बराबर कर दीजिए, मान लीजिए 0, 5, 7 कुछ किसी के भी बराबर कर सकते हो, आपकी इच्छा है। आपकी इच्छा है यानी एग्जामिनर की इच्छा है, कुछ किसी चीज को किसी के बराबर कर देगा आपकी परीक्षा में, या जो बुक लिखा है वो किसी के बराबर कर देगा। तो ये भी अब क्या हो गया, एक चर राशि का रेखी बहुपद, एक चर राशि का रेखी समीकरण बहुपद तो पहले था, अब ये समीकरण बनेगा समान, इस बहुपद को किसी के समान बना दिया गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब ये जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको समझ में आ गया कि जो दो चर राशि का रेखी समीकरण होता है वो क्या हो सकता है। जरा देखिए, यहाँ तो 2, 3 है। अब वो चर राशि आमतौर पर एक्स वाई ही मानी जाती हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो रेखी समीकरण में चर राशियां तो एक्स वाई लिख रहा है, कोई यू भी लिख देगा, कोई ए भी लिख देगा, कोई डब्ल्यू एक्स टी क्यों लिख देगा, कुछ लिख सकता है, पर वो चर राशि एक्स वाई आमतौर पर लिख जाता है, हमने एक्स वाई मान लिया। अब इसके साथ 2 - 3 1, तो कोई कुछ भी लिख सकता है। तो हम यहाँ मान लें एक है, ए है, और यहाँ हम जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ 1 लिखा है, तो कोई कुछ भी लिख सकता है। तो हम यहाँ पर ए लिख सकते हैं, उसको बी लिख सकते हैं, और इसको सी लिखते हैं। ये कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, लेकिन होगा ये अचर पद। यहाँ पर जो लिखे होंगे कुछ न कुछ अचर वैल्यू होगी। ये जो अभी 2 - 3 1 लिखा है, तो वो जो है तो कोई न कोई अचर वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पर ए और बी और ये सी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ये जब इक्वल टू 0 हो जाए, ये इसी तरह का है। आप देख लिए हैं, मैं क्या फिर से बोल रहा हूँ कि जो समीकरण होता है उसमें
चर राशियां होती है, मैंने एक्स वाई मान लिया और उन एक्स वाई के साथ कुछ गुणा हो सकता है तो उसको ए बी कह दिया। और जो एक अचर पद होता है, जैसे इसमें अचर पद सी, क्योंकि एक्स वाई दो राशियां तो हो चुकी हैं, अब यहाँ पर एक अचर पद बच सकता है तो उसको सी बोल दिया। तो इस प्रकार से ये समीकरण हो जाता है। इस प्रकार ये जो समीकरण बन गया आपका, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जो 0 हो गया, इसको बोलते हैं दो चरों का रेखीय समीकरण का मानक रूप। ये दो चरों का रेखीय समीकरण है, अभी तो ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं, लेकिन ये है व्यापक या मानक रूप। मानक से मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी रूप में दो चरों का रेखीय समीकरण होता है, व्यापक रूप या मानक रूप। मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड मानक यानी इसी तरह का ये रूप होगा, ये दो चरों का रेखीय समीकरण कहलाएगा। तो अब ये जो ए बी सी है वो क्या है, अचर राशियां कोई हो सकती। तो अब आपके समझ में आ गया कि दो चरों का रेखीय समीकरण क्यों कहते हैं इसको, इसका क्या कॉन्सेप्ट ये मैंने समझा दिया। और उसका जो मानक रूप होता है वो ऐसा क्यों होता है, अब मैंने बता दिया भाई जो भी समीकरण होंगे दो चर राशि का, उसमें दो चर राशियां होंगी, एक्स वाई मान लेते हैं, फिर एक्स वाई बहुपद बनाएंगे तो बहुपद बनाएंगे तो कई पद बनेंगे, तो इसका मतलब वो प्लस या माइनस हो सकता है। तो यहाँ पर व्यापक रूप में हम इसको ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं, और यहाँ बहुपद चूंकि एक अचर पद भी आ सकता है, तो इस प्रकार ये जो है ये कई पदों में बन गया। और ये जब हम इसको 0 कर दिए तो ये बन गया दो चरों का रेखीय समीकरण और ये इसका मानक रूप। तो मुझे क्लियर हो गया कि आपको इतनी चीजें एकदम क्लियर हो गई। अब इतनी चीजें एकदम क्लियर हो गई तो अब चलते हैं कि फिर इसका जो ये रेखीय समीकरण दिया है इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो मेरे भाइयों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ज्यामितीय अर्थ, रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण मतलब दो चरों का रेखीय समीकरण, एक चर हम नहीं पढ़ रहे हैं, आपको सिलेबस में दो चरों का है। तो ये दो चरों का जो रेखीय समीकरण है उसका ज्यामितीय मतलब क्या होता है, समीकरण है उसका ज्यामितीय अर्थ क्या है। तो ध्यान रखिएगा ज्यामितीय अर्थ क्या है ये तो मैं अभी अगले 10 मिनट में सब एकदम समझा दूंगा, लेकिन दो चरों का रेखीय समीकरण कोई भी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 5 मान लीजिए, ये थोड़ी देर के लिए ये है कि नहीं, मानक रूप में है कि नहीं। पहले आप ये देख लीजिए कि ये दो चरों का रेखीय समीकरण है, मानक रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है कोई। ये देखिए एक्स प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ही स्थान पर 1 है, जो हमने ए एक्स प्लस बी वाई, इससे तुलना कीजिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना करेंगे तो एक स्थान पर 1 पाएंगे, अब बी के स्थान पर 2 पाएंगे यहाँ पर, ये देखिए, और सी के स्थान पर -5 पाएंगे, और ये इक्वल टू 0 होता है, तो इक्वल टू 0 है। तो ये मानक रूप से तुलना करेंगे तो आप ये मानक रूप में पा जाएंगे। हाँ ये मानक रूप में है, लिखने को कोई इधर उधर कुछ भी लिख सकता है। तो इस प्रकार लिखने को तो आपको कभी ये भी लिखा मिल जाएगा, तो आप ये मत सोचिए कि ये क्या है, लिखने को तो लिखने वाला आपको छपाने के लिए ऐसे कर देगा -2y। अरे भाई इसको इधर लेके चला गया तो प्लस है तो माइनस हो गया, ये इधर प्लस है तो माइनस हो गया, और ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो इधर -2y, ये -2y हो गया, और इधर -5। तो इस प्रकार लिखने को तो कुछ भी लिखा सकता है, लेकिन मानक रूप जो है, इसीलिए मानक रूप बताया गया है कि सब कुछ मानक रूप लेकर कॉन्सेप्ट दिया जाएगा। मानक रूप क्या है, ax प्लस, मानक का मतलब ही होता है कि रूप कोई इधर उधर कुछ भी कर ले, लेकिन हम इस रूप में हर चीज को बदल लेंगे, और इसलिए इसी के आधार पर हम कॉन्सेप्ट लेंगे। तो रेखीय समीकरण का ज्यामितीय मतलब क्या होता है, हम इस पर आते हैं। तो ये रेखीय समीकरण है जैसा कि मैंने बोला, और ये मानक रूप में बदल सकते हैं, थोड़ा दूसरे समय चले गए थे मानक रूप में, लेकिन हम ये बताना क्या चाह रहे हैं कि ये रेखीय समीकरण के ज्यामितीय मतलब क्या होता है। तो ध्यान रखिए मेरे भाइयों, यहाँ पर दो चर राशियां हैं एक्स वाई, तो यहाँ से एक गणित में नया कॉन्सेप्ट पैदा हुआ कि हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष का कॉन्सेप्ट जानना चालू किए। हम गणित में किसी भी समतल को, ये एक समतल है, जैसे धरती एक समतल है, एक समतल को एक्स अक्ष और वाई अक्ष में बांट लेते हैं, और ये एक्स अक्ष का ये इधर, ये एक्स अक्ष वाई अक्ष हो गई, एक्स अक्ष की ये इधर वाली जो दिशा है इसको, एक्स अक्ष की जो ये इधर वाली दिशा है इसको हम प्लस लिखेंगे, और जो इधर वाली दिशा है इसको हम माइनस लिखेंगे, जो इधर वाली वाई अक्ष की दिशा है इसको हम प्लस लिखेंगे, जो इधर वाली दिशा है माइनस लिखेंगे। तो इस प्रकार ये जब हम ज्यामिति, किसी ज्यामिति का कॉन्सेप्ट समझते हैं, जब आप आगे बढ़ेंगे तो जब भी ज्यामिति पढ़ेंगे तो ये एक्स अक्ष वाई एक्सिस के कॉन्सेप्ट या रेफरेंस उसके संदर्भ में पढ़ेंगे। तो इसका रेखीय समीकरण में चूंकि एक्स और वाई दो चर राशियां आ गई हैं, इसलिए एक्स अक्ष वाई एक्स के रेफरेंस उसके संदर्भ में ये जानना होगा कि ये रेखीय समीकरण एक्स
प्लस 2y इक्वल टू 5 या कोई भी रेखीय समीकरण हो उसमें x अक्ष y अक्ष के रेफरेंस में इसका ज्यामितीय मतलब निकाला जाएगा। और इसका ज्यामितीय मतलब होता है, इस रेखीय समीकरण का ज्यामितीय मतलब होता है कि एक रेखा को दर्शाता है, एक रेखा को दर्शाता है। अब एक रेखा को दर्शाता है, ये जरा देखिए, ये x प्लस 2y इक्वल टू 5 जब ज्यामिति में इसका मतलब चित्र बनाएंगे तो ये जो चित्र बनेगा एक रेखा के रूप में। जैसे मैंने बोला कि आयत, तो ये एक ज्यामिति है, इसका चित्र आप जानते हैं कि ये होता है, आप समझते हैं। तो ऐसे ये जो समीकरण है इसका ज्यामिति में क्या मतलब है, तो ये रेखीय समीकरण का ज्यामिति मतलब एक रेखा होता है, ध्यान रखिएगा। और रेखा कैसी होगी मैं आपको अभी बता देता हूँ, वो रेखा एक ऐसी होगी। ये अभी मैं एक थोड़ा रफ टाइप ले रहा हूँ, ये एक रेखा ऐसी होगी। अभी हम आगे आपको दिखाएंगे कैसे ऐसे हमें बना दिया x प्लस 2y इक्वल टू 5, ये इस तरह की एक रेखा होगी। ये हमारा कॉन्सेप्ट इतना क्लियर है कि मैं देखते ही किसी समीकरण को बता सकता हूँ कि उसका रेखा किस तरह की बनेगा, उसका ज्यामितीय अर्थ में जो रेखा होता है तो इस समीकरण से रेखा किस तरह बनेगी। तो ये रेखा बनेगी, कैसे बनेगी वो अभी आपको दिखाते हैं। पर आपको जो रेखीय समीकरण का ज्यामितीय मतलब है वो समझना पड़ेगा। कोई भी रेखीय समीकरण है उसका जब हम चित्र खींचते हैं ज्यामिति में तो एक रेखा बनती है, ये होता है ज्यामिति मतलब। तो ज्यामिति मतलब क्या हो मेरे भाइयों, रेखीय समीकरण का रेखीय समीकरण जो होता है उसमें x y के अलग अलग मान लेकर जब हम चित्र जो बनाते हैं तो वो चित्र एक रेखा के रूप में आता है, ना आयत के रूप में आता है, ना वर्ग के रूप में आता है, ना बेलन, ना शंकु, ना त्रिभुज, इस रूप में नहीं आता बल्कि एक रेखा के रूप में आता है। इसलिए दो चरों के रेखीय समीकरण का ज्यामितीय मतलब होता है कि वो समीकरण एक रेखा को दर्शाता है। तो ये ज्यामितीय मतलब हुआ। अब वो रेखा को कैसे दर्शाता है, बचा क्वेश्चन ये, तो हम चलिए देख लेते हैं कि वो रेखा को कैसे दर्शाएगा। और अभी हम इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं और ये आपकी परीक्षा में भी आता है कि मान लीजिए x प्लस 2y इक्वल टू 5 दे दिया तो बोलेगा कि इसका ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ज्यामितीय निरूपण मतलब जो ज्यामिति में जो चीज बताता है वो दर्शाइए। तो आपको पहली बात तो बताना है कि ज्यामिति में निरूपण करना मतलब ज्यामिति में एक रेखा को दर्शाता है, ये ज्यामिति में एक रेखा को दर्शाता है, इसलिए रेखा बनाएगा और उस रेखा को बनाइए। तो इसका सलूशन जरा ध्यान रखिएगा कैसे करते हैं। ध्यान रखिए कि सबसे पहले तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे देता हूँ और सलूशन करने का तरीका ये होता है कि इसकी एक टेबल बनाएंगे, x y दो बिंदु प्राप्त करेंगे और उसके आधार पर रेखा बना देंगे। तो ये जो है आपकी रेखा हो जाएगी। तो हम चलते हैं, मान लीजिए आपकी इच्छा पर निर्भर है, जो इच्छा वो ले लीजिए। x इक्वल टू थोड़ी देर के लिए 1 मान लीजिए, ये 0 मान जो इच्छा हो, x इक्वल टू 1 मान लीजिए। x इक्वल टू 1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में अब हम क्या कर रहे हैं ये मालूम है, हम क्वेश्चन आपका ये होगा कि इस रेखीय समीकरण का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। ज्यामितीय निरूपण या निदर्शन जो भी हिंदी में कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन करना है, निरूपण कीजिए। ठीक है, आप मान लीजिए परीक्षा में क्वेश्चन आ गया तो इसका ज्यामितीय निरूपण का मतलब है कि हम बता चुके हैं कि ज्यामितीय अर्थ मतलब है कि ये एक रेखा को दर्शाएगा और उसी रेखा के कुछ बिंदु प्राप्त करके उस रेखा को खींच देंगे तो आपको दिख जाएगा हाँ ये रेखा को दर्शाएगा भी, वही उसका ज्यामितीय निरूपण होता है। तो चलिए x इक्वल टू थोड़ी देर के लिए 1 ले लें। ये तो अपने से मान सकते हैं आप, x कोई एक वैल्यू अपने से मान लीजिए, जो इच्छा हो मान लीजिए, लेकिन y फिर यहाँ पर वो मान रखकर निकालेंगे। तो x को मान 1 यहाँ पर रखना है, इस समीकरण में इसमें रखना है कि x यहाँ पर 1 प्लस 2y इक्वल टू 5, ये समीकरण में हमने रख दिया इस समीकरण में। और ये एक को हम एक को इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 5 माइनस 1, तो ये 2y इक्वल टू 4 हो गया। और इसलिए y इक्वल टू ये 2 का इधर गुणा है तो इधर आएगा तो भाग में लग जाएगा, तो 4/2 यानी 2। देखिए x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 हो गया। ठीक, अब हमको क्या करना है, हम एक x का मान ये निकाले तो y का मान आ गया, इसलिए x इक्वल टू जब 1 तो y इक्वल टू 2, एक तो ये निकल गया। दूसरा हम लेते हैं x इक्वल टू, आप 0 ले लीजिए, जो इच्छा वो ले लीजिए, ये फिर आप दोबारा नहीं लेना है। आप y का भी मान ले सकते हैं, ध्यान रखिए आप y का भी मान ले सकते हैं। एक बार x का लिया था, आप y का भी मान ले सकते हैं। तो x का यहाँ से निकालना पड़ेगा x का। तो अब मैं आपको कुछ भी सभी चीजें बता रहा हूँ, आप परेशान नहीं है कि आप सिर्फ x का ही मान शुरू में ले सकते हैं और एक बार x का मान लीजिए दूसरी बात ही आप x के लेके, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप y का भी मान ले लीजिए, आप मैंने y, लेकिन आप 2 नहीं लीजिए क्योंकि आपका ऑलरेडी y का मान 2 निकल जाए। तो y का मान आप बता दीजिए, आप 1 ले लीजिए, y का मान 1 ले लीजिए, हमने y का मान 1 ले लिया। तो फिर अब x प्लस 2 इंटू 1, यहाँ पर हम फिर से y का मान रखेंगे यहाँ पर, तो x प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, इसमें हमने रख दिया इसमें। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो ये 2 अब इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2 यानी x इज इक्वल टू 3। तो ये जो है
बाई का मान 1 लिया है आपने, तो एक्स का मान 3 निकल गया। ये एक्स इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पर कुछ बच्चों के मन में कन्फ्यूजन होगा, उसको मैं दूर करता चलूँ। आपके मन में होगा कि आपने तो 1 लिया, बाई का मान 2 निकला, फिर आपने बाई का मान ले लिया, इसका मान 3 निकला, फिर आप कहेंगे कि हम तो कुछ दूसरा ले सकते हैं। ले लीजिए ना, आपको जो अंत में रेखा मिलेगी हर बार वही मिलेगा। आप वही तो अच्छी बात है कि आपके मन में यदि कौतूहल ऐसी आ रही है तो वही तो अच्छा स्टूडेंट बोल जाता है कि यदि मन में ऐसी कौतूहल आ रही है तो ऐसा कीजिए। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप कीजिएगा। एक्स का मान अब आप एक बार, चलिए एक्स वाई मैं दूसरी टेबल बना रहा हूँ इसी के लिए। मान लीजिएगा एक्स का मान 0 लूंगा तो वाई का क्या आएगा, एक्स का मान 2 लूंगा तो वाई का क्या आएगा। तो एक्स का मान 0 लूंगा तो वाई का 2.5 आएगा, वाई का 2.5 आएगा। एक्स का मान 2 लूंगा तो वाई का मान 0.5 आएगा। तो अब एक एक्स का ये एक पॉइंट होगा 0 और 2.5, एक ये बिंदु होगा। इसे के दो बिंदु निकालना है इस रेखा में, तो ये दो मान निकालिए, एक ये एक्स का ये और वाई का ये, और दूसरा बिंदु होगा 2 और 0.5। आप करके देखिएगा, ये करके देखिएगा। मैं आप इसको नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। आप दूसरा भी तीसरा भी कुछ भी कर लें, कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है। वो कैसे अंतर नहीं पड़ने वाला वो मैं बताता हूँ। तो ये मैंने ले लिया। अब यहाँ पर आपकी समझ में आ गया कि हम जब ये जो कर रहे हैं, ये एक बार एक्स वाई का मान ये दे रहा है और एक बार एक्स वाई का मान ये दे रहा है, तो आप जानते हैं कि हम जब इसको संख्या रेखा पर निरूपण करेंगे, ये सारी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर इसका निरूपण करेंगे, तो बड़े आराम से अब आपके समझ में आएगी। ये मूल बिंदु बोलते हैं, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। अब हम x बराबर 1 माने, अब फिर वहीं पे y, तो यहाँ पर मान लीजिए 1 2 और 3, यहाँ पर 1 2 और 3। आप माइनस भी लेकर चलेंगे, कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, सबसे एक ही आना। आप x इक्वल टू -1 ले लीजिए, तो इधर आपको आना पड़ेगा। लेकिन रेखा सब एक ही जैसी बनेगी, कोई अलग अलग रेखा बन ही नहीं सकती। इसकी रेखा सिर्फ एक ही बनेगी। देख के आप 2-4 एग्जाम्पल करेंगे तो आप कॉन्फिडेंस भी होगा। इसी में 2-4 वैल्यू अलग अलग बदल बदल कर लीजिएगा, और हर बार 2 ही वैल्यू लीजिएगा। एक बिंदु मान लीजिए 1 और 2, ये एक एक्स मान, वाई का मान 2, और दूसरा बिंदु आया एक्स का मान पहले लिखते हैं 3। तो ऐसे आप 2 बिंदु लेना है और दोनों बिंदु आप अलग अलग बार, जैसे मैंने ये लिया उसके अलग अलग लेंगे, लेकिन रेखा एक ही मिलने वाली, दूसरी रेखा नहीं मिलने वाली। तभी तो बोला जाएगा हाँ एक ही रेखा को दर्शाता है, ज्यामितीय निरूपण एक रेखा को दर्शाता है और रेखा फिक्स है जो होगी। तो चलिए हम देखते हैं वो रेखा क्या है। अब 1 और 2 हम देखते हैं। तो ये एक्स एक्सिस पर 1 ये है, इधर देखिए, मैं इसका थोड़ा वो बता, ये एक्स एक्सिस पर 1 है, यहाँ तक 1 हुआ। अब वाई एक्सिस पर 2, ये 2 के सामने तक, तो ये हो गया ए बिंदु, ये वाला बिंदु हो गया, ये वाला। अब ऐसे हम 2 बी बिंदु खींचेंगे, तो बी बिंदु कौन सा है, 3 और 1। एक्स एक्सिस पर हम 3 जाएंगे, ये एक्स एक्सिस पर हम 3 गए, ये। अब वाई एक्सिस पर 1, ये 1 के सामने, ये 1 है ना, इसके सामने तक ये आ गए, ये बी बिंदु हो गए, ये बी बिंदु। अब इन दोनों को मिलाने वाली रेखा हम खींच दें, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा हम, अरे यही समस्या है बिना स्केल के। आप लोगों के पास परीक्षा में स्केल होगा, स्केल और ग्राफ दोनों दिए, स्केल आप ये रहेंगे, ग्राफ ये हो गई वो रेखा। तो ये रेखा जो है बन गई, ये x + 2y = 5, x + 2y = 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बड़े आराम से देखेंगे कि ये जो है, देखिएगा ये 3 1 था, ये 1 2 था। ये हमने एक बिंदु ये रखा, एक बिंदु ये रखा, 2 बिंदु हमको ये मिल गए, ये वाले, ये दोनों बिंदु, एक ये बिंदु मिल गया, एक बिंदु मिल गया। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली हमने रेखा खींच दिया, तो ये रेखा आया। अब आपके पास सामने ग्राफ पेपर रख लीजिएगा, ऐसा मैं ग्राफ पेपर रखा हूँ पर इसमें खींचा नहीं हूँ। एक ग्राफ पेपर रख लीजिएगा और पटरी ले लीजिएगा, और फिर आप क्या कीजिएगा कि ये अलग अलग, अभी मैंने ये लिया, अब आप एक्स वाई के अलग अलग 2 मान लीजिए। एक एक्स का बार 0 ले लीजिए तो वाई का मान 2.5 आएगा, और एक एक्स का मान फिर मैंने क्या बोला, एक एक्स का मान 2 ले लीजिएगा, एक्स का मान 2 भी ले सकते हैं आप, तो ये 1.5 आएगा। ऐसा भी कर सकते हैं, ये जो इच्छा वो कर सकते हैं, आप करके देख लीजिएगा। इससे भी खींचेंगे तो रेखा यही बनेगी। आप पटरी से खींचेंगे तो इसी के ऊपर दूसरी रेखा बनेगी, तीसरी रेखा बन ही नहीं सकती। तो इस प्रकार दूसरी तीसरी कोई बन नहीं सकती, सेम वही रेखा बनेगी। तो इस प्रकार आपको समझ में आ गया, क्या समझ में आ गया कि जो हम रेखीय समीकरण 2 चरों का लेते हैं,
पहली बात तो उसका कॉन्सेप्ट क्या है ये आपके समझ में आ गया। सब मैंने बता दिया कि भाई एक तो मैंने आपको एक नई कॉन्सेप्ट दे दिया कि इसको समीकरण क्यों बोलते हैं, वो पैदा कहाँ से हुआ, तो वो व्यंजकों और बहुपदों से होता हुआ समीकरण पैदा होता है, तो वहाँ का कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट बताया। फिर इसका ज्यामिति मतलब बताया कि ये जो दो चरों का रेखी समीकरण होता है, जैसे ये दो चरों का रेखी समीकरण है ये, तो ये जो है ये दो चरों का रेखी समीकरण ये जो है हमेशा रेखा को बताता है। ये मैंने बताया कि ये दो चरों का जो रेखी समीकरण है हमेशा किसी न किसी रेखा को बताता है, और रेखा ये है ये। पर वो कैसे बताता है, कैसे हमने ऐसे अंदाज में मार दिया, वो मैंने यहाँ करके दिखाया कि हाँ भैया ये कैसे यहाँ एक्स वाई के मान निकाल के रखेंगे, और फिर एक्स अक्ष और वाई अक्ष में उन बिंदुओं जो मान आए हैं वो उन मानों को प्लॉट करेंगे, खींचेंगे कहाँ पर हैं देखेंगे, लोकेट करेंगे, और फिर उसके बाद वो रेखा खींच देंगे, तो ये दिख जाएगा कि हाँ ये जो दो चरों का ये जो रेखी समीकरण था उससे एक रेखा बनती है, और यही इसका ज्यामितीय निरूपण कहलाता है। और रेखा कौन सी होगी, इस तरह की होगी एक लाइन। तो इस प्रकार आपकी ये पूरा चीज समझ में आ गया। अब आपके लिए इसमें एक चीज और मैं बता दूं, यदि तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट 50% खत्म हो जाएगा। तो वो चीज क्या है वो मैं देख लेता हूँ। चलिए, अभी मैंने मान लिया कि x + 2y = 5 था। इससे आपने देखा, मैं रफ रूप में अभी तो मैं उधर डिटेल बता, ऐसी एक रेखा आई। अब फर्ज कीजिए आप, तो अब हम थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट वो ले रहा हूं कि रेखी समीकरणों का संगतता असंगतता या रेखी समीकरणों का हल से संबंधित कॉन्सेप्ट, ये संगत हैं असंगत संबंधित कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं आपको। बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, ध्यान रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है इसका कॉन्सेप्ट। तो चलिए, मान लीजिए कि आपके पास एक रेखीय समीकरण है, जैसे कि वो व्यापक रूप का समीकरण इस तरह का होता है, ये एक समीकरण। तो हम आपको दो युग्म में, ये आपका जो चैप्टर है युग्म रेखी समीकरणों का, ये देखिए पेयर ऑफ, तो दो रेखी समीकरणों के हल, जब दो रेखी समीकरण होंगे तभी उसका हल निकाला जाएगा। तो जो दो रेखी समीकरण हैं वो a1x हम बोलते हैं, दो चूंकि है तो a1 बोलते हैं, b1 बोलते हैं, c1 बोलते हैं, दूसरे को बोल देते हैं a2x + b2y + c2। हमने बोला ना x y तो वही रहेंगे, लेकिन ये चर राशि, ये जो अचर राशियां हैं, मैं अभी यहाँ पर आपको यही चीज समझा भी चुका हूँ कि ये जो आपके पास ये हैं, जो मैंने अभी 2 या -7 या -1 लिखा, ये कुछ अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए वो व्यापक रूप इस तरह से लिखा जाता है। तो अभी वही मैं लिख रहा हूँ कि व्यापक रूप ये x y सेम है, लेकिन ये a1 a2 b1 b2 ये सब अलग अलग है। तो आप जरा देखिए, मान लीजिए कि इस समीकरण एक को खींचने पर इस तरह की रेखा आई, थोड़ी देर के लिए समझिए, ये है a1x + b1y + c1, कैसे भी हो सकती है, ये = 0, ये एक रेखा आई। और दूसरा इसको भी खींचेंगे तो भी एक रेखा आएगी। तो मान ले दूसरा खींचते हैं और ऐसी आती है, ऐसी a2x + b2y + c2। अब मैंने खींचने का तरीका बता दिया है, आप बड़े आराम से खींच सकते हैं, जैसे एक खींच रहे दूसरे खींच लेंगे। तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही, प्रतिच्छेद कर रही, जरा देखिए ये जो दोनों रेखाएं हैं वो यहाँ पर मिल रही हैं, इसको प्रतिच्छेदी बिंदु कहते हैं। तो एक तो ऐसा केस हो सकता है, दूसरा केस क्या हो सकता है, तो चलिए पहला आप लिख लेते हैं कि संबंधित समीकरणों का कॉन्सेप्ट क्या है। तो एक कॉन्सेप्ट में ये जरा देखना है कि केस 1 क्या है, कि जब दोनों समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो a1/a2 ≠ b1/b2 होता है। मतलब दोनों बिंदु पर जब प्रतिच्छेद करेंगे तो ये चीज होता है, a1/a2 ≠ b1/b2। जरा यहाँ पर आप ही जो मैंने किया है इसमें देख सकते हैं, देखिएगा सही, अभी मैंने समीकरण नहीं लिया वो दो रेखाओं वाला, अभी मैं लूंगा। तो ये जरा ध्यान रखना है कि दो आपके पास समीकरण जब होंगे तो दो समीकरण में से ये दो रेखाएं बनेगी, दो अलग अलग रेखाएं, जो एक रेखा ये बन रही है और एक रेखा ये बन रही है, ये जो दो अलग अलग रेखाएं बनेंगी एक बिंदु पर तब प्रतिच्छेद करेंगी जब इसका a1/a2 ये और इसका b1/b2, इन दोनों समीकरण का b1/b2 बराबर नहीं होगा।
तब ये प्रतिच्छेद करती हुई कही जाती है। ध्यान रखिए, बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। प्रतिच्छेद करती हुई मतलब दो अलग अलग रेखाएं होंगी, एक बिंदु पर काटेंगी। इन दोनों समीकरण दो अलग अलग रेखाएं बनेंगी जब काटेंगी, और इस स्थिति को बोलते हैं प्रतिच्छेद करती हुई स्थिति, या यहाँ पर बोलते हैं, इसे कहते हैं इस स्थिति में संगत एवं अद्वितीय हल होता है। संगत एवं अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल, ये ध्यान रखिएगा। तो अब आपके पास ये परीक्षा में बहुत ज़्यादा चीज़ें आती हैं। ये दो आपको समीकरण दिए रहेगा तो बोलेगा कि बताइए कि प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं, एक कि इनका हल संगत है कि नहीं है, असंगत है तो अद्वितीय है कि नहीं है। तो ये शर्त यदि आप लगा देंगे तो आपको समझ में आएगी कि जो जो यहाँ पर लिखा है कि हाँ ये शर्त कब की है। यदि दो समीकरण दिए हैं तो ये शर्त कब की है कि जब ये प्रतिच्छेद करें और उनका हल संगत एवं अद्वितीय हल होता है। इस स्थिति को बोलते हैं कि इनके हल संगत है, अद्वितीय है। अद्वितीय मतलब एक ही है। देखिए, हल का मतलब है कि ये पॉइंट जो है यहाँ इस रेखा पर भी है, इस रेखा पर, दोनों ये इस रेखा पर भी ये पॉइंट है, ये पॉइंट जो है इस रेखा पर भी है, इस रेखा पर भी है, यानी ये जो पॉइंट आ रहा है ये दोनों रेखाओं पर है, तो दोनों रेखाओं को संतुष्ट करेगा। इसलिए इन दोनों रेखाओं का एक हल है, एक अद्वितीय हल है। ठीक है, ये जब स्थिति होगी। अब हम केस सेकंड लेंगे। केस सेकंड क्या होगा वो जरा हम देख लेते हैं। केस सेकंड क्या है? तो केस सेकंड है कि जब A1, अब ध्यान रखिएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज चल रही है। केस सेकंड है, केस सेकंड जब A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2, ये हो जाए। ऐसा भी तो हो सकता है। ये अभी तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए। अब ये अभी ये देखा आपने कि ये दोनों इक्वल नहीं हुए थे, पर अब ऐसा हो सकता है कि ये दोनों, ये वाला भी और ये वाला भी, इनका अनुपात तीनों इक्वल हो जाएं। तो ये जब होता है, जब ये जरा देखिएगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये जो रेखा आपने खींची थी वो रेखा ऐसे इसके पैरेलल हो जाए, इसके सॉरी वो रेखा इसी के ऊपर हो जाए। जो मैंने अभी एक रेखा ये खींची है, ये उसी के ऊपर दूसरी रेखा जाए, उसी के ऊपर अभी ऊपर नहीं जा रहा है ये ऊपर, क्योंकि मैं स्केल नहीं लिया हूँ। ये जब एक रेखा जो एक समीकरण से रेखा बनी है और ये दूसरे समीकरण से जो रेखा बनेगी, ये एक समीकरण से एक रेखा बनेगी, ये इसके नीचे लिखी हुई है, और दूसरे समीकरण से एक रेखा बनेगी, ये इसके ऊपर बन गई है। तो जब दोनों समीकरण से बनी हुई रेखाएं एक दूसरे के ऊपर बन, ये ऐसी स्थिति होगी। यदि मैंने बोला कि ABC कुछ भी हो सकता है, तो यदि ऐसा ABC हो गया कि ये स्थिति अगर आ जाए, ये स्थिति, तो हम बोलेंगे कि ये जो रेखाएं बनेंगी एक दूसरे के ऊपर होंगी। तो ये इसका मतलब कब होता है? जब ये हो तो दोनों रेखाएं समपाती होती हैं। ये ध्यान रखने की जरूरत है, दोनों रेखाएं समपाती होंगी। जब ऐसी स्थिति होगी तो खींचेंगे आप तो अवश्य समपाती होंगी। समपाती होंगी मतलब एक दूसरे के ऊपर होंगी। एवं इस स्थिति को बोला जाता है दोनों रेखाएं समपाती होंगी। एवं इस स्थिति में क्या होता है कि संगत एवं अनंत हल होते हैं। संगत एवं अनंत, संगत मतलब ये दोनों इक्वेशन साथ साथ चल सकते हैं। ये दोनों इक्वेशन जैसे ये है ना, संगत एवं अनंत हल हो गए। अब अनंत हल कैसे होंगे? अनंत हल इसलिए होंगे भाई मेरे कि अनंत हल का मतलब एक्स वाई के अनंत मान इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेंगे, इसको भी और इसको भी, इस समीकरण को भी और इस समीकरण को। एक्स वाई के अनंत मान इसको भी संतुष्ट करेंगे और इसको, जो समीकरण 1 और 2 दिया है आपने, एक्स वाई का अनंत मान इन दोनों को संतुष्ट करेंगे। ठीक है, तो अनंत मान कैसे संतुष्ट करेंगे? क्योंकि ये एक रेखा थी, एक रेखा कोई भी रेखा हो, ये इसके नीचे बनी हुई थी, ये रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। ठीक है, तो सब तो उस रेखा को संतुष्ट ही करेंगे, लेकिन दूसरी रेखा भी इसी के ऊपर आ जाए तो उसके भी वही मान होंगे सेम, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं। इसका मतलब एक्स वाई के, क्योंकि कोई भी रेखा अनंत बिंदु से बनी होती है तो मतलब एक्स वाई का अनंत मान आएंगे, और दोनों के सेम ही एक दूसरे के ऊपर है, दोनों के लिए एक्स वाई के मान सेम होंगे, इसलिए हल तो होंगे पर अनंत हल होंगे। ये तो अब आपको जब कोई दो चरों का समीकरण दिया हो इस तरह से अब पूछा जाए कि ये बताइए कि रेखाएं दोनों से बनी हुई रेखाएं समपाती हैं कि नहीं, तो ये कंडीशन देख लीजिए। या पूछा जाए कि दोनों से के हल संगत हैं, अनंत हो गए कि नहीं, तो यही कंडीशन लगा लीजिए। ये जो मैं बोल रहा हूँ यदि ऐसा है तो ये चीजें होती हैं। तो ये मैंने दूसरा केस दे दिया अब आपको। और तीसरा एक और केस बचता है, मुझे ये फिर से मिटाना पड़ेगा। तीसरा केस और एक बचता है, जो इसको आपको जरूरत पड़ेगी तो बैक करके देख लीजिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करता जा रहा हूँ इसलिए आपको जरूरत पड़ेगी नहीं। तीसरा केस ये बचता है कि मान लीजिए कि ये जो चीज लिखी हुई है, ये वो ऐसे रहे पर ये दोनों इक्वल ना हो।
ये जो मैं खींच दिया, ये तो दोनों इक्वल हों, ये दोनों इक्वल हों पर वो तीसरे की इक्वल ना हो, एक स्थिति ऐसी भी आती है, ध्यान रखिएगा, एक स्थिति ऐसी भी आएगी, ये भी तीन स्थिति आएंगी, ये तीसरी स्थिति में ले रहा हूँ, तीन स्थिति आएंगी। तीन स्थिति में ये ऐसा भी हो सकता है कि इसका a1/a2 = b1/b2 तो हो जाए, पर ये c1/c2 के इक्वल ना हो। तो फिर इस स्थिति में क्या होता है, वो कौन सी स्थिति होगी वो मैं बताता हूँ कैसी स्थिति होगी। वो कैसी स्थिति होती है, वो ऐसी स्थिति होती है कि एक रेखा ये थी और दूसरी रेखा आपको इसके समानांतर बन जाती है। तो ये दोनों रेखाएं, एक ये रेखा है और एक ये वाली ये रेखा है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हों तब ऐसी, ये ऐसी स्थिति है। दोनों यदि ऐसी स्थिति है, आपके पास दो समीकरण दिए रहेंगे तो चेक कर सकते हैं कि ऐसी स्थिति है कि नहीं। यदि ऐसी स्थिति है तो जब खींचेंगे दोनों रेखाओं को, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कैसे खींचते हैं, ऐसे निकाल कर खींचेंगे जब, तो फिर आप पाएंगे कि ये जो स्थिति है ये ऐसी बन जाएगी, दो रेखाएं ये ऐसे और ऐसे समानांतर। तो ये जब, तो दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं, दोनों रेखाएं मतलब इस समीकरण और इस समीकरण से बनी हुई रेखाएं, दोनों रेखाएं समानांतर होती हैं, समानांतर होती हैं। एवं इस स्थिति में हल असंगत होता है, हल असंगत, तो ये जरूर है, ध्यान रखें, असंगत होता है। तो अब आपके होता है, अब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो रहा है, लेकिन मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ हर चीज आपको सुविधा के लिए, कि आपने लीनियर इक्वेशन का क्या चीज है, बहुपद क्या चीज है, वो मैं एक ओवरव्यू दे दिया। फिर उसके तो पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया, फिर मैंने बताया कि उसका मानक रूप क्या होता है, क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है, इसी से मैंने बता दिया कि जैसे ये है वैसे ये है, तो मानक रूप। फिर उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब जब कोई भी रेखी समीकरण, जैसे ये रेखी समीकरण आपको दिया है, ये रेखी समीकरण आपको दिया है ये वाला, तो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि इसको जब आप ज्यामिति में दिखाएंगे तो ये एक रेखा को बताता है। कैसे बताता है, मैंने ये दिखा दिया कि हाँ ये रेखा को, सही बात है कि हम इसमें एक्स वाई का मान लेकर जब इसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में इसको ड्रा करते हैं, खींचते हैं, तो एक रेखा बनती है, तो एक रेखा को बताता है, नंबर एक। और नंबर दो, ये चीज आपको पूरा क्लियर हुआ यहाँ तक। फिर उसके बाद हमने बताया कि ये जो है कैसे इसको खींच सकते हैं ये बताया। और फिर मैंने बताया कि भाई ये यदि आपके पास ये दो प्रकार के इक्वेशन दिए हैं, ये जो इक्वेशन व्यापक रूप में होते हैं, ये जो इक्वेशन व्यापक रूप में होते हैं, ये जरा देखिए, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, दोनों इक्वेशन जो व्यापक रूप में होते हैं ये भी एक रेखा को दर्शाएंगे, ये भी एक रेखा को दर्शाएंगे, लेकिन वो रेखाएं तीन प्रकार की हो सकती हैं। तो वो तीन प्रकार की स्थिति कब आती है, जब a1/a2, जब ये जो a1/a2 बटे b1 = b2 बराबर ना हो, तो हम बोल देते हैं दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, और इस चीज को बोला जाता है संगत एवं अद्वितीय हल। जो दोनों रेखाएं आएंगी तो इस तरह की आएंगी। फिर एक मैंने बोला था, वो मिट गया, कि जब यहाँ पर दोनों बराबर हों, और फिर वो तब स्थिति आती है जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो, समपाती हो, और वहां पर हल तो संगत ही होता है, लेकिन वहां पर अनंत हल होते हैं। यहाँ संगत हल होता है और एक ही हल होता है, अद्वितीय हल मतलब एक ही वैल्यू निकलेगी। इस स्थिति में एक्स वाई सिर्फ एक वैल्यू निकलेगी, और यहाँ पर अनंत वैल्यू निकलेंगी। और इस स्थिति में जो एक तीसरा केस बच गया, इसमें जब यदि ऐसी स्थिति हो, तो इसका मतलब है कि दोनों रेखाएं, ये एक रेखा और ये जो रेखाएं हैं, ये समानांतर होंगी। और जब समानांतर रेखाएं हो जाएंगी दोनों, ये और ये, तो फिर इसका मतलब है कि दोनों में का कोई पॉइंट आपस में मिलन नहीं करता है, यानी वो हल असंगत है। ऐसा हल संभव ही नहीं कि दोनों एक्स वाई के कोई ऐसा मान मिल जाए कि दोनों में संभव हो। और ये स्थिति तब आती है, और इसको बोलते हैं रेखाएं जब समानांतर होती तब ऐसा होते हैं। तो इस प्रकार मैंने, आप ये समझिएगा कि मैं ये चैप्टर ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट के नजरिए से तो 50 से 60% खत्म कर दिया। अब आपको बचेगा क्वेश्चन, तो आपकी किताबों में जो क्वेश्चन है उसको मैं लेता हूँ, अगले वीडियो में सॉल्व कराता हूँ। लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, थोड़ा बैक करके देखिएगा। कोई चीज़ नहीं समझ आई है, फिर भी नहीं कोई समस्या है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम उसको भी दूर करेंगे। हाँ, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा। यदि ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में अपने इस चैनल को शेयर कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, और एक लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अगले वीडियो तक के लिए।